हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चों कुछ डिफरेंट बेसिक्स हैं, तो चलो उनके बेसिक्स को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बी रेडी नाउ। यस बच्चों, क्वेश्चन गैल्वेनिक सेल के ऊपर है। क्वेश्चन है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल in which the reaction zinc plus 2Ag give zinc 2 plus 2Ag takes place। डिपिक्ट करना है मतलब हमें वो बच्चों सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं बच्चों? सबसे पहले लिखते हैं एनोड। यहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब ये बनेगा एनोड। सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनेगा कैथोड। और इस तरीके से बच्चों ये बन जाएगा जिंक का जिंक 2 प्लस और सिल्वर से बन जाएगा सिल्वर सॉलिड। तो बच्चों अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए जिंक ने तो जिंक एक्ट कर रहा है यहां पर एनोड एंड सिल्वर इज एक्टिंग हियर एज कैथोड। तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं? एनोड लेफ्ट में, कैथोड राइट पर, और बीच में क्या होता है बच्चों? दो पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रेड्स। अच्छा, इलेक्ट्रोड कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जैसे हमने लिखा एनोड किस चीज का है बच्चों? जिंक का। कौन सी स्टेट है? सॉलिड। अब ये इलेक्ट्रोड किस सॉल्यूशन में डिप किया है? तो सॉल्यूशन को लिखने के लिए या तो सेमीकोलन या एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। इसको हम जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जिंक सल्फेट हो सकता है बच्चों, और अगर इसकी कोई कंसंट्रेशन है तो दैट विल एंक्लोज इट इन ब्रैकेट 1 मोलर, 0.1 मोलर, 2 मोलर, whatever is the concentration that we can write in this bracket। यहां पर बच्चों कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है तो यहां पर हमें कंसंट्रेशन को लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो दो पैरेलल लाइन है दैट इज सेपरेटिंग द एनोड फ्रॉम कैथोड, दैट इज द सॉल्ट ब्रिज। फिर बच्चों कैथोड का सॉल्यूशन किसका है? यहां पर सिल्वर है, ये सिल्वर आयन के सॉल्यूशन में होगा तो Ag प्लस है बच्चों एक्वस, and in again in bracket we have to write the concentration and at last electrode किसका बच्चों? सिल्वर का। so this one is the reaction, sorry, this one is the symbolical representation। अब क्वेश्चन है which electrode is negatively charged। कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा बच्चों? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंड दैट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू द अदर इलेक्ट्रोड, जो कि यहां पर क्या है बच्चों? जिंक है। तो यहां पर बच्चों सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे आप? सेकंड पार्ट में लिखोगे जिंक स्लैश जिंक 2 प्लस। ये जो इलेक्ट्रोड है, this electrode is negatively charged। this electrode is negatively charged। now the next is individual reactions of each electrode। third part बच्चों individual reactions। जैसे यहां पर बच्चों जिंक क्या कर रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो पहले हम बच्चों इंडिविजुअल रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? एनोड की रिएक्शन, दैट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा जिंक 2 प्लस। एंड सेकेंड रिएक्शन बच्चों किसकी लिखनी है? कैथोड की। इंडिविजुअल रिएक्शन है ना, तो यहां बच्चों सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड दैट विल चेंज इनटू सिल्वर। तो सिल्वर आयन से सिल्वर बन रहा है तो बच्चों 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। तो हम बच्चों चाहें तो इसको हम अब ऐड करके भी लिख सकते हैं एंड दैट विल अगेन द सेम रिएक्शन व्हिच इज शोन अबव। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। नाउ राइटिंग, टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट you can note down the answer। Zinc
सॉलिड किसमें डिप किया हुआ है? जिंक 2+ में। ये क्या है बच्चों? सॉल्ट ब्रिज Ag plus aqueous and Ag. First answer, zinc 2+ N is anode, which is negatively charged. Second is the electron will flow from zinc to silver, whereas current in its opposite direction. Second में क्या बच्चों पूछा है? Direction of flow. Yes, second में बच्चों पूछा है carriers of current क्या होंगे? Carriers of current. तो carriers of current क्या है बच्चों? कैरियर्स ऑफ करंट सर्किट के अंदर जो बाहर मूवमेंट होगी बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि अगर सॉल्यूशन के अंदर देखें तो सॉल्यूशन के अंदर कौन फ्लो करता है? सॉल्यूशन के अंदर आयंस का फ्लो होता है। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? द करंट इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो दैट विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड. And this reaction, which you already have written this one reaction, एनोड पर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड कैथोड पर सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. So I hope बच्चों आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, what is molar conductivity or define molar conductivity, how it varies with dilution of the solution. बच्चों यहां पर डाइल्यूशन के लिए हमें सॉल्यूशन दो तरह का लेना है. नंबर 1 जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और नंबर 2 जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट हो. तो सबसे पहले बच्चों अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा m से दिखाते हैं. ये एक सॉल्यूशन है बच्चों जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखा है. ये जो दो इलेक्ट्रोड है इसका बच्चों कंटेनर बना देते हैं और सॉल्यूशन इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाएगा. यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, 1 सेंटीमीटर की दूरी है इन दोनों इलेक्ट्रोड में. और बच्चों इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो सॉल्यूशन डाला गया है दैट इज 1 मोलर. मोलर ना कह के बच्चों इसको यहां पर हम अभी मोल कह देते हैं, 1 मोल, राइट. तो हमने क्या किया, यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया. अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, अब इसमें साथ में डाल दिया सॉल्वेंट. मगर जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही आना चाहिए, वो इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए. तो जो भी कंडक्टिंग पावर इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की वजह से बनेगी, जो सॉल्यूशन इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 1 सेंटीमीटर. तो दिस कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस furnished by adding 1 mole of the electrolyte, that is called as molar conductivity. इसमें बच्चों फर्क नहीं पड़ता कि सॉल्यूशन कितना है, मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए एंड वट एवर द नंबर ऑफ आयंस इट विल फर्निश, चाहे ज्यादा दे या कम दे, कुछ भी आयंस दे, और वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होना चाहिए एंड द एरिया इज सफिशिएंट टू होल्ड द होल सॉल्यूशन एंड हैव 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी. अब बच्चों यहां पर अगर हमें देखना है कि कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की कैसी हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं. जैसे NaCl है, अगर आप इसको सॉल्यूशन में डालोगे तो जितना आपने सोडियम क्लोराइड डाला सारा का सारा आयंस में टूट जाएगा. 100 सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल या 100 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स गोइंग टू फर्निश 100 मोल ऑफ Na+ एंड 100 मोल ऑफ Cl-. तो कंडक्टिविटी डेफिनेटली गोइंग टू बी मैक्सिमम. तो कंडक्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, और अगर कंडक्टिविटी को कुछ रोक रहा है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, जो इंटरेक्शन होता है,
वो थोड़ा इनकी मोशन को रेंडम करता है और वेलोसिटी को रिड्यूस करता है, जिससे कंडक्टिविटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। और अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो ये आयंस भी दूर दूर हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट दे कैन मूव मोर फ्रीली, दे विल हैव लीनियर पाथ। बहुत बिल्कुल तो नहीं होगा, मगर पहले बहुत ज्यादा रैंडम था, नाउ कंपैरेटिवली दे विल बी मूविंग स्ट्रेट, एंड thus the velocity increases which results in increase in conductivity। तो बच्चों ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ ऐसा आता है, इसमें ये है कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन इस डायरेक्शन में हो गया बच्चों, ये मोलर कंडक्टिविटी, और ये ग्राफ आता है स्ट्रॉन्ग का। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मगर वीक के लिए क्या होता है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज होता है। अगर ये पार्शियली आयोनाइज होगा तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो बच्चों कंडक्टिविटी भी कम होगी। सो द कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी लेस, बट ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली। अब क्वेश्चन ये कि क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट में इतना शार्प राइज है? देखो जैसे बच्चों ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, ये पूरा आयनाइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक सर्टेन कंसंट्रेशन पर अगर मैं ये कहूं कि पहले 10 मोल में से 3 मोल आयनाइज हुए, तो 3 मोल ही प्लस और 3 मोल ही माइनस आयंस हैं। देयर इज एन इक्विलिब्रियम, कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होते हैं तो सेम H प्लस एंड एसिटेट आयन रिकम्बाइन टू गिव बैक एसिटिक एसिड। मगर जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे तो इन आयंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और जब इन दो आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इनकी रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। बट द डिसोसिएशन कीप्स कंटिन्यू। सो व्हाट इज द रिजल्ट? The result is it will start furnishing more and more ions. Keep on diluting. Recombination capacity को और reduce करो. Dissociation should continue until it gets completely dissociated. तो हो क्या रहा है बच्चों, यहां डाइल्यूट करने पर डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ आयंस राइजिंग शार्पली, एंड thus the conductivity will increase. तो बच्चों आप लिख सकते हो इसका आंसर। पहला है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड हैव एनफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू होल्ड द एंटायर वॉल्यूम। तो हमने क्या किया? कंडक्टिंग पावर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की नाप ली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या इंपैक्ट था बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस। ऑन डाइल्यूशन देयर मोबिलिटी इंक्रीजेस, हेंस इट रिजल्ट्स इन अ लिटिल इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। रैंडम मोशन कम हो गई, मोबिलिटी लिटिल बिट इंक्रीज हो गई। जबकि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ionization increases in addition to increase in mobility. Mobility के अलावा बच्चों ionization बढ़ा, because the associations got slowed down but the dissociation keeps continue. Why association slows down? Because the ions now becomes farther apart, दूर दूर हो जाते हैं, hence there is a sharp increase of conductivity. So this was the answer. Now let us proceed to the next question. Solution of 2 electrolytes A and B are diluted. The molar conductivity lambda m बच्चों, ये molar conductivity small m होना चाहिए। Questions में सारे capital letter में आ गए हैं बच्चों, that is the software which has done it. Lambda m of B increases to 1.5 times. एक इलेक्ट्रोलाइट B है, इसकी कंडक्टिविटी 1.5 टाइम्स हो जाती है, while that of A increases to 25 times. Which of the two is strong electrolyte?
and we have also to justify the answer. अब बच्चों अगर हम पीछे ग्राफ देखें तो कंडक्टिविटी में जो राइज हो रहा है किस में ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग में राइज ज्यादा है या वीक में? ऑब्वियसली बच्चों वीक में राइज बहुत शार्प है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नंबर थे, देयर इज अ लिटिल बिट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 1.5 का मल्टीप्लीकेशन रहेगा और जो वीक है उसमें ज्यादा राइज है 25 टाइम्स। तो हम बच्चों लिखेंगे दिस बी इज strong electrolyte and whereas A is weak electrolyte. Now you can note down this one in words. B is strong electrolyte because due to complete ionization conductivity is high. On dilution mobility of ions increases which result in small increase of conductivity. भाई मोबिलिटी बढ़ी है, सिर्फ आयंस तो सेम ही थे। जबकि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेशन एंड मोबिलिटी बोथ इंक्रीजेस। आयंस भी बढ़े हैं, आयोनाइजेशन भी हुआ है, दो चीजें बढ़ रही हैं एंड thus it results in large increase of conductivity. आई होप बच्चों आपको यह आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज इन द जिंक कॉपर सेल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जिंक कॉपर सेल है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन जैसे हमने अभी पहले किया था जिसमें सिल्वर और जिंक का सेल था बच्चों। विच इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड एंड विच विल एक्ट एज कैथोड। ये बच्चों जिंक की प्लेट जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में है, दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल एक्ट एज एनोड। कौन? जिंक 2 प्लस स्लैश जिंक। और जबकि कॉपर वाला जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दिस विल एक्ट एज कैथोड। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन व्हेन द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड। क्या करता है बच्चों सॉल्ट ब्रिज? यहां पर बच्चों एनोड पर जिंक प्लस आयन इकट्ठे हो जाते हैं और ये जिंक प्लस आयन क्या करते हैं, ईएमएफ को डिक्रीज करते हैं। यहां सल्फेट आयन बहुत ज्यादा हो गया तो यहां पोलराइजेशन ऑफ चार्ज को रिमूव करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया। यहां पर बच्चों सोडियम सल्फेट लिया हुआ है, सल्फेट आयन मूव करता है एनोड पर जो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और सोडियम आयन मूव करता है कैथोड पर जो नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अगर ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो और जिंक आयन सॉल्यूशन में जंप नहीं कर पाएंगे। This anode will not be in position to donate further electron. तो कहने का मतलब when the ऊपर वाला देखते हैं बच्चों, what will happen when salt bridge is removed? salt bridge remove हो जाएगा तो पोलराइजेशन की वजह से EMF गिर जाएगा, EMF फॉल करेगा, सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग, सेल काम करना बंद कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर सर्किट में नहीं जाएंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। व्हेन विल द सेल स्टॉप फंक्शनिंग? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो सेल वर्क करना बंद कर देगा। जितना रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, जब उतना ही राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी, दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेज एंड द सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग। लास्ट पोर्शन है बच्चों, हाउ विल द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस अफेक्टेड व्हेन द सेल फंक्शन। सेल फंक्शन करता है तो कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ रहा है? एनोड पर जिंक की जो प्लेट है दैट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड द प्लस आयन इज जंपिंग इन द सॉल्यूशन, सो पॉजिटिव आयन इज एक्यूमुलेटिंग, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट्स ऑन द एनोड, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन विल इंक्रीज। जबकि यहां क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन इलेक्ट्रोड पर चिपकते जा रहे हैं, देयरफॉर इन दिस केस देयर विल बी more number of sulfate ions. Sulfate ions will be greater in this case. Now you can note down the answer. Zinc एनोड एक्ट कर रहा है, कॉपर कैथोड, और दूसरा अगर सॉल्ट ब्रिज हटा देंगे तो क्या होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्ज सेल विल स्टॉप वर्किंग। तीसरा इक्विलिब्रियम आ जाएगा,
ई सेल क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, ईएमएफ विल फॉल, दैट इज अंडर इक्विलिब्रियम। और फोर्थ कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, जिंक आयन कंसंट्रेशन एनोड पर ज्यादा हो जाएंगे, राइट। जबकि कैथोड पर क्या होगा, कॉपर आयन आर स्टिकिंग टू द, but the copper ion in the solution will decrease. Now you can note down this answer. Find the feasibility of the reaction. बच्चों फिजिबिलिटी देखनी है तो तरीका क्या है, जैसे ये आयरन है, एक मैं क्वेश्चन करके बताता हूं बच्चों और बाकियों का मैं आंसर आपको रिपोर्ट करता हूं। ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी कैसे पता चलेगा, आप इसकी रिएक्शन करो बच्चों। जैसे I माइनस है, व्हाइट पेन लेते हैं बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन आंसर में फर्क ही नहीं पता चलेगा। अगर बच्चों ये I इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बन जाएगा Fe2 प्लस और I माइनस का बन जाएगा I2। नाउ वी हैव टू सी वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। ये है एनोड और ये है कैथोड। नाउ द ईएमएफ ऑफ दिस सेल thus formed will be E cathode minus E anode. If this comes to be positive, then the cell reaction will take place, and if it is negative, cell reaction will not take place, and accordingly we will take the sign of delta G. E पॉजिटिव का मतलब डेल्टा G नेगेटिव। तो बच्चों चेक करते हैं आंसर में इसको, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। तो यहां पर बच्चों कैथोड का पोटेंशियल 0.77 वोल्ट है, एनोड का 0.54 वोल्ट है, तो ईएमएफ आया 0.23 वोल्ट। कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। तो डेल्टा G क्या बनेगा, नेगेटिव। तो रिएक्शन इज फिजिबल। ऐसे ही बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे, यहां से कॉपर से इलेक्ट्रॉन दो सिल्वर को, ये बनेगा एनोड, ये बनेगा कैथोड, फाइंड आउट EC माइनस EA। ऐसे ही बच्चों यहां ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन दो, इसका बनाओ एनोड, इसका बनाओ कैथोड, अगेन चेक द EC माइनस EA। सिल्वर से इलेक्ट्रॉन दो आयरन को, सिल्वर का बना एनोड, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा दैट विल एक्ट एज एनोड, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा दैट विल एक्ट एज कैथोड। यहां ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन देगा और ये आयरन इलेक्ट्रॉन लेगा। Now, in this case, when you will check it, just first find out the EMF through that electrochemical series, find out the EMF and check the result. बच्चों सेकंड में EMF पॉजिटिव आ रहा है, it means it is feasible, क्योंकि डेल्टा G क्या बन जाएगा, नेगेटिव। यहां नेगेटिव आ रहा है तो डेल्टा G क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। ये फिजिबल नहीं है, ये नेगेटिव, अगेन दिस वन इज फिजिबल, दिस इज पॉजिटिव, दिस विल नॉट बी फिजिबल। तो इस तरीके से बच्चों आप चेक करोगे। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये इलेक्ट्रोलिसिस एटलीस्ट अगर मैं 2021 के लिए बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको हम बच्चों नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे, अभी आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिल्वर नाइट्रेट के इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्ट क्या बनेंगे, aqueous silver nitrate using platinum electrode, dilute solution of sulfuric acid with platinum electrode, and aqueous solution of copper chloride with platinum electrode. Please note it down. Definitely we will share the answer in the next videos, but this year you don't have to study this one. ये बच्चों दो पार्ट है, please note it down, and the remaining two are this. So I hope बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। थैंक यू बच्चों।